हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, आपकी कल क्लास में ले नहीं पाई थी। एक्चुअली मुझे कोविड-19 की सेकेंड डोज जो है मैं लेने गई थी, इस वजह से आई एम नॉट फीलिंग सो वेल, तो क्लास जो है अपनी हो नहीं पाई और मैंने आपको लेक्चर नहीं भेजा। सो आज हम कंप्लीट करते हैं अपना नेक्स्ट नेगेटिव इंटरेक्शन। कौन सा वाला? दैट वन इज नोन एज द प्रीडेटर। अब ये जो प्रीडेटर रिलेशनशिप है, इसके अंदर क्या होगा? एक को तो फायदा पहुंचेगा और एक को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। सो वन गेट्स द बेनिफिट एंड अदर गेट्स द लॉस। ठीक है, लॉस क्या? वो तो खत्म ही हो गया। ठीक है, तो एक को नेगेटिव है और एक के लिए क्या है? पॉजिटिव। अगर हम ये कहें कि प्रीडेटर एक्चुअल में होता क्या है? प्रीडेटर जो कंज्यूम करता है फूड को वाया किलिंग। ठीक है, कंज्यूम फूड वाया किलिंग, मतलब आप ये समझिए कि प्रीडेटर डायरेक्टली एनर्जी ले लेगा किसकी? प्रे की। ठीक है ना? ओके, सो प्रीडेटर सबसे पहले क्या है? एक नेगेटिव इंटरैक्शन। इसके अंदर तीन चीजें होती हैं: कैच करो, किल करो, कंज्यूम करो। ठीक है ना? दैट इज कैच द फूड, किल द फूड एंड कंज्यूम द फूड। तो अगर हम देखें इकोलॉजिकल कंटेस्ट में, कंज्यूमिंग अदर वन इज नोन एज प्रीडेटर। आप किसी को कंज्यूम ही तो कर रहे हो, खत्म ही तो कर रहे हो। ठीक है ना? ओके, या तो आप इसको कह सकते हो प्रीडेटर डायरेक्टली किल्स द प्रीडेटर ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम किलिंग इट्स प्रे। तो यहां पर क्या हो रहा है? प्रे की किलिंग हो रही है और प्रीडेटर डायरेक्टली उसको क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। ओके, सो प्रीडेटर ऑब्टेन देयर फूड via killing prey। ठीक है, प्रे क्या है? प्रे उसके लिए क्या है? फूड है। कंज्यूमिंग फूड को ही आप क्या कह रहे हो? प्रे कह रहे हो। तो इसमें एक की लाइफ ही क्या हो रही है? खत्म हो रही है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रे सिर्फ जो है हमेशा, आप ये देखिए, हर्बीवोरस ही होगा, कार्निवोरस आएगा और उसको खा जाएगा, इस तरह से नहीं होता है। अब आप देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये डियर है, इस डियर ने क्या कंज्यूम करी? ग्रास। तो ग्रास यहां पर क्या हो जाएगा? प्रे। डियर क्या हो जाएगा? दैट इज प्रीडेटर। उसी तरह से अगर हम देखें, एक बर्ड है, कोई भी बर्ड हुई, स्पैरो हुई चाहे वो बर्ड क्या कर रही है? कंज्यूम कर रही है सीड को। तो सीड यहां पर क्या हो गया? प्रे। सपोज करो हम ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हम ह्यूमन हैं, हमने डायरेक्टली बनाना ले लिया, एप्पल ले लिया, जैसे कि हम खाते भी हैं। ठीक है ना? तो बनाना, एप्पल, ये सब क्या हो गए बेटा? दैट इज प्रे। तो प्रीडेटर एक्चुअली अपने प्रे को कंज्यूम कर जाता है, उसको खत्म कर देता है। लेकिन प्रीडेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंटरेक्शन नहीं होता तो शायद आज इकोलॉजिकल बैलेंस या इकोलॉजी ही नहीं होती। सो प्रीडेटर ही सबसे बड़ा अपना रोल प्ले कर रहा है इकोलॉजिकल बैलेंस के अंदर। ठीक है ना? सो प्रीडेटर have important role in maintaining ecological balance। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि प्रेडेटर खा रहा है, लेकिन इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। अब आप देखो, फॉर एग्जाम्पल
हम ये कहते हैं कि प्रीडेटर के पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीडेटर सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, जिनको हम डिटेल में लेंगे। प्रीडेटर का फर्स्ट कैरेक्टर एक्ट एज ए कंड्यूट, ठीक है ना। कंड्यूट मतलब एक्ट एज ए चैनल, एनर्जी चैनल का काम करते हैं ये, ठीक है ना। फर्स्ट एक्ट एज कंड्यूट, या फिर आप इसको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, ट्यूब या चैनल फॉर एनर्जी ट्रांसफर। बिना इनके एनर्जी ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। फॉर एनर्जी ट्रांसफर, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो यहां पर ग्रास है, इस ग्रास को किसने खाया? इस ग्रास को खाने वाला जो प्रीडेटर है वो कोई हर्बीवोरस है। वो डियर भी हो सकता है, वो गोट भी हो सकती है, ठीक है ना। सपोज करो इसको डियर ने खाया। जब डियर ने ग्रास को खाया तो डियर क्या हो गया? प्रीडेटर। अब हर्बीवोरस क्या है? प्रीडेटर है। अब इस डियर को किसने खाया? लॉयन ने खाया। तो लॉयन क्या हो गया यहां पर? प्रीडेटर। मतलब नेचर के अंदर आप किसी भी हर्बीवोरस को फिक्स नहीं कर सकते एज ए प्रीडेटर। आप किसी कार्निवोरस को फिक्स नहीं कर सकते प्रीडेटर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीडेटर में भी हर्बीवोरस, प्रीडेटर में भी कार्निवोरस। तो प्रीडेटर कोई भी हो सकता है, हर्बीवोरस भी हो सकता है, कार्निवोरस भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हो कि स्पेशली जो एनर्जी बनाता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, प्रोड्यूसर्स आर नेवर प्रीडेटर। इस चीज को ध्यान रखना। प्रोड्यूसर्स आर नेवर प्रीडेटर। लेकिन कंज्यूमर और ये आपके जो है क्या कहते हैं, हार्बीवोरस और कार्निवोरस, ये दोनों में से कोई भी प्रीडेटर हो सकता है। आप भी प्रीडेटर हैं। चींटी भी तो फूड को खा रही है, ये तो हार्बीवोरस भी हो सकता है, कार्निवोरस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। प्रीडेटर में भी हार्बीवोरस और या एंड कार्निवोरस, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब आप देखिए, ग्रास ये क्या है? प्रे। अब ये क्या हो गया? प्रीडेटर। अब ये प्रीडेटर है, इसको खाने वाला आ गया। अब ये क्या बन जाएगा? प्रे, क्योंकि ये क्या हो गया है? प्रीडेटर। अब आप देखिए, प्रीडेटर में भी प्रे और प्रे में भी प्रीडेटर, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां पर प्रीडेटर में भी प्रे और प्रे में भी प्रीडेटर। दिखने में ये बात जितनी सिंपल दिख रही है बेटा, उतनी सिंपल है नहीं, ठीक है ना। इसको समझने की कोशिश करो आप। ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लॉयन ने खाया, तब एनर्जी ट्रांसफर हुई। तो जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो कौन से फ्लो में हो रही है? एक चैनल में हो रही है। इसी चैनल को तो हम क्या कहते हैं? प्रीडेटर कंड्यूट। दिस इज व्हाट? दिस इज ट्यूब। दिस ट्यूब इज नथिंग बट चैनल। चैनल के थ्रू ही तो एनर्जी का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, समझे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रीडेटर एक्ट एज ए कंड्यूट, प्रीडेटर एक्ट एज ए चैनल फॉर एनर्जी ट्रांसफर। डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी? वाया प्रीडेटर। क्लियर। अब हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस बेटा, नाउ द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रीडेटर। पहली कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या करी थी?
फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दे एक्ट एज अ conduit for energy transfer। ये हम कर चुके हैं बेटा। इनके सभी कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ओके, सेकेंड कैरेक्टर्स, कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। सोचो, अगर इस दुनिया में प्रीडेटर नहीं होते तो कितने ज्यादा प्रे होते, और जितने ज्यादा प्रे होते आपस में एक दूसरे के साथ में फाइट कर कर, कंपटीशन कर कर वो तो खत्म हो जाते। तो प्रीडेटर ही तो है जो प्रे की पॉपुलेशन को क्या करके रखा हुआ है, कंट्रोल करके रखा हुआ है। अब कैसे, देखो आप, एक हम एग्जांपल लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए विच कंपटीशन इज मोर सीवियर, इंट्रा और इंटर, तो ध्यान रखना इंटर स्पीशीज कंपटीशन इज मोर सीवियर। इंटर स्पीशीज कंपटीशन इज मोर सीवियर। कैसे, देखो, सपोज करो हम एक एरिया लेते हैं, ये रहा एरिया, ठीक है ना। इस एरिया में से हम क्या करते हैं, प्रे की पॉपुलेशन, घास खाने वाले तो बहुत सारे हैं, डियर भाई साहब हैं, ठीक है ना, डियर है, जेब्रा है, जिराफ है जिसके ऊपर लेमार्क ने बहुत ज्यादा काम करा था, जिराफ, और सबसे स्ट्रॉन्ग बफेलो है। ये सारे के सारे क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं। ओके, और इनको खाने वाला प्रीडेटर कौन है, इनको खाने वाला है लायन, टाइगर, वुल्फ, ठीक है ना, और ये हॉक, ठीक है, ये सब इसको खाने वाले। ईगल, ये भी तो खा जाती, इसको हटा दो, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ जी, अब आप देखिए, आपने क्या करा, हटा दिया। किसको हटा दिया, इस सारे प्रीडेटर को, लायन को निकाल निकाल के मारा आपने, टाइगर को मारा, हंटिंग करी, और हंटिंग करके सबको क्या कर दिया, खत्म, फिनिश। अब जंगल में एक भी शेर नहीं है, एक भी टाइगर नहीं है, एक भी वुल्फ नहीं है। अब क्या होगा, देखो, ये सब आजाद हैं, इंडिपेंडेंस मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि खाने के लिए इनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। अब आप देखो, किसकी फोरेजिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, कौन सबसे ज्यादा खाता है, बहुत भुक्कड़ है जो, खाने में बिल्कुल तेज, बफेलो। भाई साहब, स्ट्रॉन्ग फोरेजिंग पावर है इसके अंदर, छोड़ता नहीं है। अब जिराफ, ये बफेलो से कम है, जिराफ और जेब्रा ऑलमोस्ट सेम। ये बेचारा स्लो ईटर, ये धीरे 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 खाएगा। अब क्या हुआ, इनकी पॉपुलेशन तो खत्म हो गई। इनकी पॉपुलेशन खत्म होने के बाद में खाने को मिलेगा ही नहीं। अगर ये चारों होंगे तो सबसे पहले डियर भाई साहब अपने आप बिना किसी के मारे खुद ही क्या हो जाएंगे, डेथ होना इनकी शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये स्लो ईटर है, ये फास्ट ईटर है, ये ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे किसको, इस पर्टिकुलर ग्रास को खाएंगे और ज्यादा खाएंगे, खाते रहेंगे, अपना नंबर को इंक्रीज करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे, फीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर ब्रीडिंग फीडिंग खूब चल रही है, आराम से चल रही है, ठीक है ना। यहाँ पर ये सबसे पहले फीड कर रहे हैं और उसके बाद में ब्रीड भी कर रहे हैं, दोनों काम बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। अब एरिया तो लिमिटेड है ये, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है पूरा ब्रह्मांड भी दे दो तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, तभी भी ये खा जाएंगे। ओके, अब आप देखो, डियर जो है उसकी पॉपुलेशन पहले कम हुई, उसके बाद में क्या हो गई, फिनिश, डियर गया। अब कंपटीशन इन तीनों के बीच में बचा, इंटर स्पीशीज कंपटीशन है ये, इन तीनों के बीच में जेब्रा, जिराफ और बफेलो। जेब्रा फिर जाएगा क्योंकि जेब्रा के पास में पावर है, वो भी फॉरेजिंग करेगा, जिराफ थोड़ी ऊपर वाला खा के काम चला लेगा,
फिर जेब्रा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, डिक्रीज होगी इसकी पॉपुलेशन, ये फिनिश। उसके बाद में कौन हो रहा है, जिराफ, उसको खाने को नहीं मिलेगा, वो भी क्या हो जाएगा, फिनिश। लास्ट में कौन तांडव मचाएगा, दैट इज बफेलो। फिर खाने को यही खाएंगे, यही पिएंगे, अपने आप क्या होगा, धीरे धीरे इनकी भीड़ इतनी ज्यादा हो जाएगी, फिर आएगा इंट्रा स्पीशीज कंपटीशन और उसके बाद में ये क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। तो कौन सा कंपटीशन सीवियर है, आप इस चीज को ध्यान रखें, दैट इज इंटर स्पीशीज। तो प्रीडेटर यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर वो अगर इनको खाता तो शायद ये खत्म नहीं होते, तो प्रीडेटर ने पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल में रखा। ये सब क्या है, प्रे। प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल में रखने का काम किसका था, प्रीडेटर का। तो प्रीडेटर दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ द प्रे। ठीक है, एक एग्जांपल इसका हम लेंगे जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, दैट इज प्रिकली पियर कैक्टस। ओके, तो इसको हम समझेंगे एक केस स्टडी से। ये है केस स्टडी, एक प्लांट है जिसको हम कहते हैं प्रिकली पियर कैक्टस, और ये कहां पाया जाता है, साउथ अमेरिका। 1920s में पता चला था इस तरह का प्रिकली, नाम सुनना आप इसका, प्रिकली पियर कैक्टस। कहां का है ये, साउथ अमेरिका का। ठीक है ना, दिस इज ऑफ साउथ अमेरिका। बाय चांस ये जो वैरायटी है प्रिकली पियर कैक्टस की, ये 1920 में इंट्रोड्यूस हो जाती है ऑस्ट्रेलिया। बाई चांस, कोई भी कारण होगा, कोई घूमते घामते ले आया होगा, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा है, आप भी जाते हो वहां से कुछ लेके आ जाते हो, तो उसी तरह से 1920 में इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिकली पियर कैक्टस इन ऑस्ट्रेलिया। तो सोचो, साउथ अमेरिका से ये घूमकर कहां आ गया है, अब ऑस्ट्रेलिया में आ गया। हुआ ये कि प्रिकली पियर कैक्टस का कोई भी प्रीडेटर नहीं है, ये तो हमने एक आर्टिफिशियल कंडीशन बनाई। इस कंडीशन को देखिए जो नेचर में वास्तव में ये इंसिडेंट हुआ, प्रिकली पियर कैक्टस का कोई भी प्रीडेटर नहीं है, क्योंकि ये वैरायटी ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या है, एक्सोटिक। जो बाहर से आई हुई वैरायटी उसको आप क्या कहोगे, एक्सोटिक वैरायटी या एक्सोटिक स्पीशीज। अब एक्सोटिक स्पीशीज का कोई भी नेचुरल प्रीडेटर उस एरिया में नहीं होता, नो नेचुरल प्रीडेटर। और जब कोई प्रीडेटर इसका यहाँ पर नहीं है तो ये क्या करेगी, ये ग्रो करेगी, बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। इतना ज्यादा ग्रो करा इसने, इतना ज्यादा ग्रो करा कि कुछ ही सालों में बहुत बड़ा रेंज लैंड, ग्रास लैंड इसने ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब बाकी वहां की जो लोकल स्पीशीज थी उसको ये हटाती चली गई और खुद वहां पर बनती चली गई। एक टाइम ऐसा आया ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया में कंप्लीट रेंज लैंड covered by prickly pear cactus। सोचो अब क्या होगा, पूरी ऑस्ट्रेलिया की धरती पे ये कैक्टस कैक्टस कैक्टस, खाने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, एक्सोटिक स्पीशीज इन्वेजन किल्ड द लोकल वैरायटी। ओके, यहां से रेजिडेंटल वैरायटी क्या होने लग गई, खत्म होना शुरू हो गई। तब वहां के लोग थोड़े जागे, उन्होंने कहा, अवेयरनेस आई कि ये क्या ऑर्नामेंटल प्लांट लेके आए हो आप यहाँ पर। इस ऑर्नामेंटल प्लांट ने यहाँ पर तो कुछ नहीं करा, कहां पर, साउथ अमेरिका के अंदर तो इतनी ग्रो नहीं करी, क्योंकि वहां पर उसका क्या था, नेचुरल प्रीडेटर। लेकिन भाई साहब ये ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद इसने तो हैवॉक क्रिएट कर दिया। ठीक है ना, बस ये तो इन्वेजन कैंसर की तरह बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो इतना ज्यादा वास्ट इन्वेजन क्यों हुआ, इसका कारण ये था कि इसका नेचुरल प्रीडेटर वहां पर नहीं था। फिर नेचुरल प्रीडेटर को इंट्रोड्यूस कराया गया, और इसका नेचुरल प्रीडेटर कौन था,
मॉथ, प्रिकली पियर मॉथ जिसे अपन कहते हैं, ठीक है ना, दैट इज द प्रिकली पियर मॉथ। ये क्या है, इसका प्रीडेटर। और जब इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, इसके इंट्रोडक्शन के बाद में धीरे धीरे किसकी पॉपुलेशन, इस कैक्टस की पॉपुलेशन, प्रिकली पियर कैक्टस की पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल में हुई, कम हुई, ठीक है ना। विद इन फ्यू ईयर्स प्रिकली पियर कैक्टस population will under control। तो सोचो आप, अगर नेचुरल प्रेडेटर ना हो तो भाई तबाही मचा देगा पर्टिकुलर जो भी है आपका प्रे पर्टिकुलर एरिया में। तो इससे हम एक चीज कंक्लूड करते हैं, क्या कंक्लूड करते हैं हम ये कंक्लूड करेंगे कि एक्सोटिक स्पीशीज इन्वेजन जो बाहर से आई है किल लोकल पॉपुलेशन। याद रखना इस चीज को, लोकल पॉपुलेशन तो खत्म हो जाएगी अगर बाहर की एक्सोटिक वैरायटी आएगी और उसका प्रेडेटर नहीं लाया जाएगा, उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। एक और जीता जाता एग्जाम्पल आप जानते ही हैं, पार्थेनियम ग्रास, आपको मालूम भी होगा, ठीक है ना। सेकंड इज पार्थेनियम ग्रास, आपने देखी भी होगी घास, उसके बाद छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट कलर के फ्लावर जैसे आ जाते हैं बहुत जगह, इवन कैटल्स भी उसको खाना पसंद नहीं करते, एलर्जी प्रोड्यूस करती है वो। पार्थेनियम ग्रास, जिसको हम प्यार से कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। मैं कांग्रेस का कोई सपोर्ट नहीं कर रही या फिर उसको हटा भी नहीं रही हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूं, इसका नाम ही कांग्रेस ग्रास है क्योंकि ये कांग्रेस के टाइम जब वीट का इंपोर्ट हो रहा था या इंपोर्ट हो रहा था आई थिंक, तो वीट इंपोर्ट के टाइम ये ग्रास उसमें पैकिंग मटेरियल के अंदर प्रेजेंट थी और इसका इंट्रोडक्शन, ये एक्सोटिक वैरायटी, इसका इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में और इंडिया में ये आज इतनी तेजी से फैली हुई है कि हम इसको हटाते हटाते थक गए, लेकिन इसने अपना एरिया कैप्चर करना बंद नहीं करा है। और एक सबसे बड़ा रीजन है एलर्जी का, लोगों को इससे एलर्जी भी हो गई है। ये ना तो कैटल्स के काम की है, ठीक है, और ना ही हमारे जो हर्बीवोरस इसको खाते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक एलर्जिक प्रोडक्शन का काम कर रही है इंडिया में। तो अगर इस तरह से बाहर से कोई भी वैरायटी आ जाती, कॉकरोच देखिए आप, अमेरिकन कॉकरोच इतना बड़ा वाला कहां से आया, शिपमेंट के टाइम में ही तो आया है वो, ठीक है ना। अब उसका कोई प्रेडेटर नहीं है भाई साहब, कॉकरोच इतनी आजादी के साथ घूमता है पूरे घर के अंदर, रात को उसका इतना बड़ा कब्जा होता है, राज है उसका पूरा का पूरा, आप डर जाओगे कॉकरोच नहीं जाएगा। तो ये क्या है, एक्सोटिक वैरायटी, ठीक है ना, विदाउट प्रेडेटर्स अगर किसी एरिया में आ जाती है तो उसकी वजह से प्रे की पॉपुलेशन जो है वहां पर वो तो स्प्रेड करेगी, ठीक है ना, और जो आपकी लोकल वैरायटी है उसको भी क्या कर देगा, ये खत्म कर देगा। तो ध्यान रखें, यहाँ पर प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल में रखता है कौन, प्रीडेटर, चाहे वो प्रीडेटर एक्सोटिक हो चाहे वो लोकल हो, प्रीडेटर होना बहुत जरूरी है। ओके बेटा, तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट हम कर चुके हैं एक्ट एज ए कंड्यूट, सेकेंड कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। अब हम थर्ड लेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल। ओके बेटा, टेक ए स्क्रीनशॉट। यस बेटा, अपन ने 2 कैरेक्टरिस्टिक कर लिए हैं और अब अपना थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम लेंगे कि प्रीडेटर एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल। पहला एक्ट एज ए कंड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफर, सेकेंड जो था that control the prey population, and third act as biological control। देखो, एक केमिकल कंट्रोल होता है, एक होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल।
अब बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, इसको हम देखते हैं। देखो, सबसे ज्यादा प्रीडेटर काम में आ रहे हैं किसके अंदर, बायोलॉजिकल कंट्रोल में, और वो भी किस केस के अंदर, एग्रीकल्चर में। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, ठीक है। एक फार्मर है, ठीक है ना, एक फार्मर ने एग्रीकल्चर कराया, एक क्रॉपलैंड पे क्रॉप उगाई, उस क्रॉपलैंड पर उसने जो क्रॉप का ग्रो करी है, तो ग्रो करने के बाद उसको पक्का मालूम है कि थोड़े दिनों बाद में जैसे ही क्रॉप थोड़ी सी बढ़ना शुरू होगी, पेस्ट का इंट्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो इसने क्या करा, क्रॉप कल्चर करना शुरू कर दी। जैसे ही ये क्रॉप कल्चर करना शुरू कर देगा, ऑब्वियसली बहुत सारे पेस्ट जो हैं उसको खाने के लिए आएंगे, ठीक है ना, इसको मालूम है ये बात। अब इसकी मर्जी है, या तो ये यूज करे केमिकल पेस्टिसाइड्स, जो कि क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पेस्ट को किल करेंगे, ठीक है ना। एंड केमिकल पेस्टिसाइड इज हार्मफुल फॉर अस एज वेल एज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए भी तो हार्मफुल है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब इस क्रॉप कल्चर पे जो पेस्ट होगा उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो एक पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, और ये कैसा होगा, एक कॉस्टली मेथड भी है, ठीक है। कॉस्टली मेथड के साथ में भी रिक्वायर्ड स्किल पर्सन, हर कोई थोड़ी पेस्ट डाल देगा, डेथ हो जाती है, बहुत पॉइजनस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, बहुत सोच समझ कर कितना परसेंटेज लेना है, क्या नहीं लेना, रिक्वायर्ड स्किल पर्सन। तो स्किल पर्सन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी तरफ देखिए आप, कितना अच्छा और सही नेचर के थ्रू अडेप्ट किया हुआ एक फिनोमिना है। इस फार्मर ने क्रॉप उगाई, फार्मर एनवायरमेंट की नॉलेज रखता है, उसे मालूम है कि जो पेस्ट आया है, जो इंसेक्ट आया है, उसको खाने वाला प्रीडेटर भी पक्का मौजूद होगा। उसको क्या करना है, इंट्रोडक्शन करना है उस प्रीडेटर का। फॉर एग्जाम्पल, ये इस तरह की बर्ड्स का कल्चर कर लेता है, जो बर्ड्स, इवन सपोज करो इसने हैन का कल्चर कर लिया। अब हैन से इसको पाउल्ट्री फॉर्म तो मिल गया, वहां पर हैन को खाने के लिए क्या मिल जाएंगे, वो छोटे छोटे कीड़े भी खाती है, आपको मालूम होगा, वो सीड्स भी लेती है, तो इंसेक्ट्स को भी खाती है। तो एनवायरमेंट को क्या करेगी, वो इकोसिस्टम को क्या करेगी, बैलेंस करेगी। अब यहां पर अगर सपोज करो पेस्ट बहुत बड़े बड़े इंसेक्ट्स हैं, खत्म कर रहे हैं, कैटरपिलर्स हैं बहुत बड़े, तो ऑब्वियसली इंसेक्ट्स के साथ साथ में हो सकता है चूहे भी पैदा हो गए हों। सबसे अच्छा है कि ये फार्मर क्या करे, कुछ बर्ड्स का कल्चर करे, जैसे कि ईगल का, हॉक का। तो ईगल और हॉक वो डोमेस्टिकेट करें, और डोमेस्टिकेट करने के बाद में आप देखिए ईगल और हॉक एक भी ना तो चूहा रहने देगी और ना ही इंसेक्ट्स रहने देगी। ऑब्वियसली आपका इकोसिस्टम बैलेंस, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड तो सबसे बेस्ट और ऑथेंटिक मेथड है, जिसके थ्रू इकोसिस्टम भी क्या रहता है, बैलेंस। तो डोमेस्टिकेट ईगल, हॉक एंड यूज्ड एज प्रीडेटर। तो अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपने यूज करा है, तो आप उसे क्या कहोगे बेटा जी, बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो विच कंट्रोल इज बेनिफिशियल, केमिकल और बायोलॉजिकल। सो प्रीडेटर यहां पर क्या काम कर रहे हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल का काम कर रहे हैं। अब आप देखिए नेचर में आपने क्या करा है, बैलेंस भी रखा, और साथ साथ में आपने देखा कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के थ्रू जो है आपका प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है। तो नेचर को समझना बहुत जरूरी है, और फिलहाल यहां पर वर्क करा है किसने, प्रीडेटर ने। क्लियर। तो ये क्या थी इसकी थर्ड एप्लीकेशन, कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी फोर्थ वन हम लेंगे, मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी। प्रीडेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन करता है ये भी हम देखेंगे। फोर्थ, मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी।
देखिए, आपको मालूम है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही एक एग्जांपल लिया था जिसके अंदर आपने लिया था डियर है, जेब्रा है, जिराफ है, ठीक है ना, इस तरह से बफेलो है, ठीक, उसको खाने वाले लॉयन है, टाइगर है। तो लॉयन टाइगर अगर होंगे तो वो धीरे धीरे इसको खाएंगे, जब इनके बीच में कंपटीशन होगा उस कंपटीशन को होने नहीं देंगे। तो लॉयन और टाइगर जो कि क्या थे, प्रीडेटर थे, क्या कर रहे हैं, इंटर स्पीशीज कंपटीशन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, डिक्रीज इंटर स्पीशीज कंपटीशन। तो जब इंटर स्पीशीज कंपटीशन नहीं रहेगा तो ये भी ग्रो करेगा, ये भी ग्रो करेगा, ये भी ग्रो करेगा, ये भी ग्रो करेगा, चारों रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बफेलो बफेलो ही रहे और कोई बने नहीं, बढ़ ही नहीं पाए, डियर खत्म हो जाए, जेब्रा खत्म हो जाए, जिराफ खत्म हो जाए, ओनली बफेलो विल सर्वाइव बिकॉज दैट इज फास्ट फोरेशियस ईटर है वो ग्रास का। तो ऐसा नहीं है। इसने लॉयन एंड टाइगर ने सबको क्या करा, कंट्रोल करके रखा, क्योंकि जब लॉयन और टाइगर प्रेडेटर होंगे तो ऑब्वियसली डियर भी धीरे धीरे डरते डरते जाएगा और कम खाएगा, जेब्रा भी कम, जिराफ भी कम, बफेलो भी कम, और इन सब की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम किसका रहा है, दैट इज लॉयन एंड टाइगर का। तो आप देखिए, इंटर स्पीशीज कंपटीशन को खत्म करता है कौन, प्रीडेटर, और मेंटेन रखता है स्पीशीज डाइवर्सिटी को। इसी का एक केस स्टडी भी है। केस स्टडी के अंदर आप देखिए, एक केस स्टडी करी गई है। ये केस स्टडी किसके अंदर करी गई है, एक पर्टिकुलर इंटरटाइडल रॉकी माउंटेन एरिया जैसा एरिया है। यहाँ पर इस रॉकी एरिया के अंदर क्या करा गया है, उसको सेपरेट करा गया, ठीक। उसके अंदर ये क्या है, पिसास्टर। पिसास्टर एक क्या है, स्टारफिश, जो कि प्रीडेटर है यहां पर रहने वाले इनवर्टिब्रेट्स की, ठीक है ना। बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स रह रहे हैं और यहां पर साथ साथ में कौन रह रही है, ये पिसास्टर स्टारफिश रह रही है। ये पिसास्टर स्टारफिश क्या कर रही है, ये तो हो गए प्रे और ये है प्रीडेटर। तो इसकी पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल में रखेगी। लेकिन जब हम इस पिसास्टर को रिमूव कर देते हैं, हमने क्या कर दिया इस केस स्टडी में, रिमूव पिसास्टर। तो जब रिमूव करा पिसास्टर में, तो हमने देखा कि पहले सपोज करो, पहले जिससे जब हमने पिसास्टर स्टारफिश को रिमूव नहीं करा है, उस समय इन्वर्टिब्रेट पॉपुलेशन कितनी थी, 100 डिफरेंट टाइप्स। इतनी ज्यादा इन्वर्टिब्रेट की स्पीशीज की डाइवर्सिटी थी। लेकिन जब हमने पिसास्टर को रिमूव कर दिया, यही विद इन ईयर 10 स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट लॉस्ट इन अ ईयर। सोचो, आप प्रीडेटर को खत्म कर रहे हो, प्रीडेटर की वजह से प्रीडेटर जिसको खाता है वो भी कम हो रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या हुआ, इसके पीछे रीजन सिर्फ इतना सा है कि प्रीडेटर इंटर स्पीशीज कंपटीशन को कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि इस 100 में से जो सुपीरियर इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो इंफीरियर इन्वर्टिब्रेट्स को खाते चले जाएं और धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाए, खत्म हो जाए, डाइवर्सिटी क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए। तो यहां पर डाइवर्सिटी को मेंटेन कौन कर रहा है, पिसास्टर। पिसास्टर जो कि प्रेडेटर है इन इन्वर्टिब्रेट्स का। 100 ऑफ डिफरेंट इन्वर्टिब्रेट्स इस एरिया में पाए गए और उसमें से जब हमने इस पिसास्टर को ही रिमूव कर दिया, हमें हर साल 10 का लॉस, इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज का लॉस देखने को मिला। तो ये क्या शो करता है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी को कौन मेंटेन कर रहा है, दैट इज प्रेडेटर। प्रेडेटर है तो स्पीशीज डाइवर्सिटी है, प्रेडेटर नहीं है तो स्पीशीज डाइवर्सिटी नहीं है।
तो प्रीडेटर अपनी जो खाने वाली स्पीशीज को है वो क्या करता है, कभी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, कभी किसी को खाएगा कभी किसी को खाएगा, ज्यादा भी नहीं खा। लॉयन को देख लो आप, टाइगर को देख लो आप, शिकार एक करेंगे, ठीक है ना, 2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, 3 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, फिर शिकार करेंगे, कभी भी ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते। तो प्रीडेटर क्या करता है, जहां भी रहेगा डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रहेगा। सो प्रीडेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स और हो गए, मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी और एक्ट एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नाउ 5th कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 5th कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रीडेटर एक्ट एज प्रूडेंट। प्रूडेंट मीन्स प्रीडेटर्स जो होते हैं वो दे आर वेरी क्लेवर। आप उनको क्या कहोगे, बहुत ही समझदार होते हैं। अगर स्पीशीज एग्जिस्टेंस इस नेचर के अंदर है तो उसके पीछे रीजन है कौन, प्रीडेटर। प्रीडेटर नेवर ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे। उसको मालूम है अगर मैंने इसको ज्यादा खा लिया तो ये खत्म हो जाएगा। तो रिसोर्सेस का कभी भी ओवर एक्सप्लॉइटेशन प्रीडेटर नहीं करता है, ठीक है। नेवर ओवर एक्सप्लॉइट its prey because predator know that the resources are in limited amount. So this is what cleverness of the predator, because resources are in limited अमाउंट। तो आप ये देखिए इस नेचर में जो स्पीशीज का एग्जिस्टेंस हो रहा है वो किसकी वजह से है, प्रीडेटर की वजह से ही तो है। तो दे आर द रीजन बिहाइंड द प्रीडेटर आर मेन रीजन बिहाइंड, प्रीडेटर आर मेन रीजन बिहाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज। एक स्पीशीज पर्टिकुलर एरिया में रह रही है उसके पीछे रीजन है प्रीडेटर। प्रीडेटर की वजह से वो बची भी है। ध्यान रखें प्रीडेटर होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फैमिली है उसमें पेरेंट्स नहीं है, बच्चे अनकंट्रोल हो जाएंगे, समझेंगे नहीं वो, ठीक है ना, खत्म भी हो सकते हैं, उनका कोई दूसरा ओवर एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। तो ध्यान रखें पेरेंट्स ने जिस तरह से अपनी फैमिली को बचा के रखा है उसी तरह से प्रीडेटर भी समझदारी से अपने जो प्रे हैं उनको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते, उनको ध्यान से रखते हैं, ठीक है ना, उनके स्पीशीज डिस्टर्बेंस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर प्रीडेटर नहीं रहेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रीडेटर आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं किसके, प्रीडेटर के। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, दे एक्ट एज कंड्यूट, ठीक है, एनर्जी फॉर एनर्जी ट्रांसफर, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार जरा सा रिवाइज कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर। सेकंड हमने पढ़ा कि दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट था ये भी। थर्ड हमने पढ़ा बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरह ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। फोर्थ हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी, मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी। और फिफ्थ हमने पढ़ा कि दे एक्ट एज प्रूडेंट, दे आर प्रूडेंट इन नेचर, प्रूडेंट इन नेचर। तो ये है आपके प्रीडेटर्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इनका ध्यान रखें, क्वेश्चंस भी आते हैं इसके अंदर, तो उसको आप सोच समझ के आंसर दें,
कि प्रेडेटर एक्चुअली है क्या। आई थिंक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो प्रे है, क्या वो मरने के लिए आ जाए प्रेडेटर के सामने? वो भी तो अपने आप का डिफेंस शो करेगा। नेचर ने उसको भी पावर दी है। अगर नेचर प्रेडेटर को पावर देता है तो नेचर प्रे को भी पावर देता है कि वो अपने आप को मेंटेन रखे, ठीक है ना, अपने एग्जिस्टेंस को बना के रखे। हर स्पीशीज के अंदर ये पावर है कि वो अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखे। हाँ, हम थोड़े ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट है तो हमने कुछ ज्यादा ही इस पावर का यूज कर लिया है, लेकिन हर स्पीशीज के पास में ये पावर है। नेचर सबके लिए सेम है। सो मैकेनिज्म बाय which prey is defended from predator। तो कौन कौन से मैकेनिज्म है जिससे प्रे अपने आप को बचाता है? पहला, याद रखो, सभी के अंदर मोस्टली कौन सी पावर होती है? कैमोफ्लेज। आपको मालूम होगा कैमोफ्लेज यानी कि क्रिप्टिकली कलर सिमिलर टू द सराउंडिंग, इसको हम क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज। आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, फॉर एग्जांपल प्रेइंग मैंटिस। प्रेइंग मैंटिस को आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल लीफ जैसा होता है। अगर वो हिले नहीं ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पत्ती है, ये लिविंग इंसेक्ट है कि नहीं है। तो कैमोफ्लेज मीन्स दैट इज टोटली क्रिप्टिकली कलर और मैच विद द सराउंडिंग, मैच विद सराउंडिंग। एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल प्रेइंग मैंटिस। अच्छा बेटा, इसको प्रेइंग मैंटिस क्यों कहते हैं? देखो, एक तो इसको लीफ इंसेक्ट कहते हैं, आपको पता ही होगा, दिस इज द लीफ इंसेक्ट। ये दोनों पत्तियों से हाथ जोड़ के नमस्कार करता है। हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तानी हमेशा नमस्कार करते हैं, नमस्कार, तभी तो हम कोरोना से बचे हैं। प्रेइंग मैंटिस भी दोनों लीफ लाइक फोरविंग्स को इस तरह से क्लोज करके बैठा है, वो भी कह रहा है नमस्कार। और एनवायरमेंट से वो बच गया क्योंकि उसने अपने आप को कैमोफ्लेज कर लिया। कहां से? लीफ लाइक से, तो ग्रीन लीव्स के बीच में होगा और आपको दिखेगा नहीं। और कुछ बटरफ्लाई होती हैं बिल्कुल मतलब डेड जो लीफ होती है, डेड लीफ जैसे ही उनके विंग्स होते हैं, आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अगर वो जरा सा भी मूवमेंट करेंगे तब आपको पता चलेगा, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि जिस कचरे के अंदर आप आराम से चल रहे हैं उसमें कोई बटरफ्लाई भी बैठी है, ठीक है। तो डेड लीफ बटरफ्लाई कहते हैं हम उसको। यहां पर ले लेते हैं उसको, सेकंड डेड लीफ बटरफ्लाई। अब आप फ्रॉग को देखिए, टोड को देखिए, मड के जैसे उनके ऊपर वाले स्किन जो है बिल्कुल मड के साथ में सराउंडिंग मैच कर जाती है। तो ये सब क्या है? दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कैमोफ्लेज। सो दीज आर द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ प्रे, ठीक है ना। तो डेड लीफ बटरफ्लाई, फ्रॉग, टोड एक्सेट्रा। तो नेचर ने प्रे को भी पूरा मौका दिया है कि आप भी बचो, किससे? प्रेडेटर से, और बच्चों भाई की बस में बैठो, ठीक है। तो ध्यान रखें, मैकेनिज्म बाय व्हिच प्रे इज डिफेंडेड फ्रॉम द प्रेडेटर। फर्स्ट हमने लिया है कैमोफ्लेज, दूसरा हम लेंगे मिमिक्री, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। यस बेटा, हम कर रहे हैं प्रे डिफेंसिव मैकेनिज्म। तो प्रे डिफेंसिव मैकेनिज्म के अंदर नेक्स्ट जो है आपका आफ्टर कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज अपन ने कर लिया है। सेकंड हम लेंगे मिमिक्री। देखो, मिमिक्री मतलब होता है मिमिक्री मतलब होता है मिमिक करना, ठीक है ना, नकल उतारना, जिसको अपन कहते हैं कॉपी करना, ठीक है। दिस इज व्हाट कॉपी कैट कह सकते हो आप इसको।
बंदर को देखा है, नकलची बंदर, हम चश्मा फेंकेंगे तो बंदर भी चश्मा फेंकेगा, हम बालों को सही करेंगे तो वो भी अपने इस तरह से हैंड के अंदर अपने हैंड्स को लेके जाएगा। तो ये जो है मिमिक करना मतलब कॉपी करना किसी को। देखो मिमिक्री भी एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है प्रे के लिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज द मोनार्च बटरफ्लाई। मोनार्च बटरफ्लाई बहुत ही हाईली डिस्टेस्टफुल है, मतलब प्रेडेटर को मन ही नहीं करता इसको खाऊं मैं, मतलब इतनी बेकार, इतनी गंदी है कि प्रेडेटर इसको खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं रखता। तो मोनार्च बटरफ्लाई तो आजाद होगी, ठीक है ना, समझ गए। मोनार्च बटरफ्लाई ने ये आजादी कैसे हासिल करी है इसको भी समझिए। मोनार्च बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है कैटरपिलर, ये कैटरपिलर एक पॉइजनस वीड को खाता है। किसको ईट करता है? पॉइजनस वीड। जब वो इसको खाएगा तो ये टॉक्सिक मटेरियल इसकी बॉडी के अंदर एक्युमुलेट होता है, एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक। जब ये टॉक्सिक इसके अंदर इकट्ठा हुआ, अब ये टॉक्सिक इफेक्ट इसके एडल्ट स्टेज में आ जाएगा। तो कोई भी प्रेडेटर इसको खाने की कोशिश करेगा, उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, वो इसको छोड़ देगा। मतलब ये पावर इसने खुद में गेन करी है। ये इसी चीज की मिमिक्री एक और बटरफ्लाई है जिसको हम कहते हैं वाइसरॉय। वाइसरॉय बटरफ्लाई जो है वो हाईली टेस्टफुल है, हाईली टेस्टफुल, इतनी ज्यादा टेस्टफुल। ये तो क्या है? डिसटेस्टफुल है। ये क्या है? हाईली टेस्टफुल। तो वाइसरॉय बटरफ्लाई को तो खाने का बहुत सारे प्रेडेटर का मन करता है। तो वाइसरॉय कहती है कि बेटा मोनार्च, तेरे अंदर ऐसा क्या है जो तेरे को तो कोई खाता नहीं है और मुझे कोई छोड़ता नहीं है, ठीक है। अब वाइसरॉय को ये बात बहुत गंदी लगती है कि मैं जहां जाती हूँ मैं तो गई और ये मैडम वहां पर बची रहती है। तो थोड़ा सा वाइसरॉय बटरफ्लाई ने अपना ब्रेन तो है नहीं जाता, लेकिन ब्रेन यूज करा। ब्रेन यूज करके इसने क्या करा, जैसे ही इसके सामने प्रेडेटर आया, इसने भी अपने आप को मोनार्च की तरह शो करना शुरू कर दिया। हालांकि ये मोनार्च से थोड़ी सी छोटी होती है, लेकिन इसने अपना बिहेवियर पैटर्न ऐसे करा कि प्रेडेटर को ये थोड़ी सी क्या लगे, लार्ज। फिर देखता प्रेडेटर है ये तो मोनार्च है, वो उसको खाना पसंद नहीं करता, ठीक है ना। तो मोनार्च ने यहाँ पर मिमिक करा, मिमिक टू मोनार्च which is highly distasteful, distasteful butterfly। तो सोचो आप, अगर एक टेस्टफुल बटरफ्लाई डिसटेस्टफुल की तरह लगेगी तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? मिमिक्री का। तो मिमिक्री के अंदर क्या होता है? एक होता है मॉडल और दूसरा होता है मिमिक, नकल उतारने वाला। तो नकल उतारने वाली यहाँ पर है वाइसरॉय और मॉडल जो है दैट इज द मोनार्च। तो ध्यान रखें, मिमिक के अंदर एक मॉडल और एक मिमिक प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से वाइसरॉय बटरफ्लाई अपने आप को बचा लेती है प्रेडेटर से, मिमिक करके। किसकी? मोनार्च बटरफ्लाई की। ओके, अब आप देखिए एक और डिफेंसिव मैकेनिज्म देखिए। आपको मालूम है कि 25% ऑफ इंसेक्ट आर फाइटोफेगस, ठीक है ना। 25% ऑफ इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस, मीन्स वो क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। तो अगर प्लांट्स खाते हैं तो प्लांट्स भी अपने आप को बचाएंगे। तो प्लांट्स ने क्या मैकेनिज्म करा है? एग्जाम्पल अकेशिया, कैक्टस, उन्होंने भी अपने इंसेक्ट्स, अपने क्या कहते हैं बॉडी के अंदर जो है इस तरह से क्या कहते हैं केमिकल्स, एल्कलॉइड्स का सिक्रीशन करना शुरू कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स जो है इनको खाए नहीं। जैसे कि आपको मालूम है, ड्रग की बात करेंगे हम, ओपियम। ओपियम किसमें से लिया जाता है?
पैपेवर सोमनीफेरम, ठीक है ना। और निकोटीन है टोबैको निकोटियाना। तो ये सब क्या है, केमिकल्स। ये जो केमिकल है जो कि एक एल्कलॉइड है, एल्कलॉइड यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, इंसेक्ट्स इनको खाएगा नहीं, ठीक है। तो जब इंसेक्ट्स इनको नहीं खाएगा तो इन प्लांट्स को क्या मिल गया, प्रोटेक्शन। तो केमिकली भी ये अपने आप को प्लांट्स बचा लेते हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखें, जैसे अकेशिया है, कैक्टस है, इन सब के अंदर थॉर्न्स हैं, स्पाइन्स हैं, तो उससे भी क्या हो रहा है, इनका डिफेंस ही तो हो रहा है। प्रेडेटर इनको खाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि खाएगा तो उसके कांटे चुभेंगे, स्पाइन्स चुभेंगे। तो कभी आपने देखा है किसी ने कैक्टस को खाया है ना, तो पसंद नहीं करते इसको खाना, ठीक है। तो ध्यान रखें, फोर्थ जो है थॉर्न्स एंड दिस क्या कहते हैं इसको, स्पाइन्स एंड स्पाइन्स ऑन कैक्टस, अकेशिया एक्सेट्रा। तो प्लांट्स भी अपने आप को बचाते हैं प्रेडेटर से। तो ये सब इनके क्या थे, डिफेंसिव मैकेनिज्म। तो हमारा एक और नेगेटिव इंटरेक्शन दैट इज प्रेडेटर होता है कंप्लीट। तो 12 सितंबर है आपकी नीट की डेट। इकोलॉजी में 10 से 15 दिन के बीच में करा दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके बेटा, आप बस रिवीजन करें और क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। मॉड्यूल्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, और उसके बाद में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आस्क इन योर टेलीग्राम ग्रुप। ओके बेटा, सो नाउ प्रेडेटर इज फिनिश्ड।